क्या आप जानते हैं कि भौतिकी क्या होती है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं और ये आया कहाँ से? भौतिक राशियां क्या होती हैं और इसे किन किन भागों में बांटा गया है, जैसे कि आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशियां, ये क्या होती है? मात्रक क्या होते हैं और मात्रकों की पद्धतियां क्या हैं? कौन सी पद्धतियां आज तक इस्तेमाल में आई हैं? एसआई पद्धति क्या है और विमाएं क्या होती है और हम किसी भी भौतिक राशि की विमाएं कैसे निकाल सकते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इन सभी का क्या महत्व है और इनसे किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, हम इन्हीं सब बातों पर आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो अगर आप इन सभी चीजों के बारे में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरा विश्वास है कि वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप इन सभी सवालों के जवाब देने में सक्षम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, भौतिकी, फिजिक्स, ये है क्या, हम इसे पढ़ते क्यों हैं और ये आया कहां से? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिकी कहलाता है। हमारे चारों ओर जितनी भी प्राकृतिक चीजें और जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उन्हीं के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। हुआ यूं, जब आरंभ में इंसानों ने अपने चारों तरफ की प्रकृति को देखा तो उसके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई और इसी जिज्ञासा की वजह से विज्ञान की एक नई शाखा सामने आई जिसे कि हम लोग भौतिकी के नाम से जानते हैं। अब भौतिक राशियां क्या होती हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जिसे मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती है। अब किसी भी पदार्थ में बहुत सारे गुण हो सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। आप सबके सब शायद इससे परिचित तो जरूर होंगे। ये है मिस्टर रसल। अब हम इनके बारे में देखते हैं कि इनका क्या क्या गुण हो सकता है। सबसे पहला गुण तो इनके ऊपर फेयर एंड हैंडसम बिल्कुल काम नहीं करता है। 85-90 किलो के होंगे ही। द्रव्यमान, लंबाई क्या हो सकती है इनकी? 6 फुट के आसपास मान लेते हैं। छक्के बड़े लंबे लंबे मारते हैं। ये सब इनके गुण हैं, लेकिन कि हम इनमें से माप किसे सकते हैं? ये काले हैं, लेकिन कितने काले हैं कोई नहीं बता सकता। द्रव्यमान 85 से 90 किलो है, ये हम माप सकते हैं। लंबाई इनकी 6 फुट है, ये हम माप सकते हैं। तो द्रव्यमान और लंबाई भौतिक राशियां कहलाएंगी। भैया वैसा है कि इस इंसान को मैं ज्यादा देर तक और देख नहीं सकता। तो अब आगे चलते हैं। अब इनके बारे में देखते हैं। बहुत सुंदर है ये, ब्यूटीफुल। इनकी साड़ी, ये साड़ी ब्लू है। हाइट 5 फीट 8 इंच के आसपास मान लेते हैं। अब इनके इन सारे गुणों में हम माप किसे सकते हैं? ये सुंदर कितनी है कोई नहीं बता सकता, कोई माप नहीं सकता इसे। फिटनेस इनका जबरदस्त है, लेकिन ये फिटनेस मापा नहीं जा सकता। तो इसलिए हम इन सभी चीजों को भौतिक राशियां बिल्कुल नहीं कह सकते। भौतिक राशि हम कह सकते हैं इनकी लंबाई 5 फुट 8 इंच है। मतलब वो सभी गुण जिसे मापा जा सकता है हम सिर्फ उसे ही भौतिक राशि कह सकते हैं, अन्यथा भौतिक राशि नहीं कह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं। मात्रक क्या होता है? अब ऐसा है कि सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए कुछ न कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है और इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। उदाहरण से ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। अगर आपको ये बताना हो ये टमाटर कितना है तो इसके लिए आपको इसका द्रव्यमान जानना जरूरी होगा और द्रव्यमान जानने के लिए आप इसे किलोग्राम में तोलेंगे, ना कि आप इसे मीटर में तोलेंगे या एम्पियर में तोलेंगे। अगर आप मीटर और एम्पियर में जानने जाएं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये टमाटर कितना है। मतलब हमने क्या देखा कि द्रव्यमान के लिए एक मानक है हमारे पास, किलोग्राम। फिर अगर हम आपको कहें कि इस टेबल की लंबाई यहां से यहां तक मापना है तो इस टेबल की लंबाई को आप किलोग्राम में नहीं माप सकते, इसके लिए आपको मीटर की ही आवश्यकता पड़ेगी। या फिर इसी तरह का जो भी हो आप इसे फुट में माप सकते हैं, पर आप इसे किलोग्राम में नहीं माप सकते जो कि द्रव्यमान की इकाई है। बात इतनी सी है कि हर एक भौतिक राशि के लिए एक अलग स्टैंडर्ड सेट है, एक अलग मानक मापों की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। अब मापन की प्रणालियां या पद्धतियां ये क्या है? संसार में बहुत सारी प्रणालियां वक्त के साथ लोगों ने इस्तेमाल किया। संसार के हर एक टुकड़े में लोगों ने अलग अलग प्रणाली का इस्तेमाल किया। अब ये सीजीएस प्रणाली या सीजीएस पद्धति क्या है? सीजीएस पद्धति मात्रक की ऐसी पद्धति है जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है।
तो मात्रकों की वैसी प्रणाली जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड है, उसे सीजीएस पद्धति कहते हैं हम। अब ये एफपीएस पद्धति क्या है? एफपीएस पद्धति वैसी पद्धति है जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। एफपीएस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं क्योंकि इसे ब्रिटेन के लोगों द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता था, यानी अंग्रेज लोगों द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या है? एमकेएस पद्धति मात्रक की वैसी प्रणाली है जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। और सबसे अंत में हम देखते हैं एसआई पद्धति के बारे में, जो कि अभी सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग में लाया जाता है, इसीलिए इसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति भी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, बल का मात्रक इसमें डाइन होता है और कार्य का मात्रक अर्ग होता है। ये कई बार पूछा भी गया है और इसके आगे के एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना भी बहुत है। वैसे हम इनके बारे में आगे के अध्यायों में और भी विस्तार से जानेंगे। अब चूंकि हमने सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस पद्धति के बारे में देख लिया और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी एसआई पद्धति है, इसके बारे में हम विस्तार से आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब वही एसआई प्रणाली। अब इसके बारे में विस्तार से देखते हैं कि ये क्या है। सन 1960 में माप और तौल महासम्मेलन में 6 मूल मात्रकों एवं 2 संपूरक मात्रकों पर आधारित एक प्रणाली को स्वीकार किया गया, जिसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहा जाता है। 1971 ईस्वी में 7वें मूल मात्रक के रूप में ज्योति तीव्रता को शामिल किया गया। ये अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है जिसे पूरे संसार के द्वारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है या लाया जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी एक सवाल हमारे दिमाग में आता है। तो वक्त के साथ व्यापार अंतरराष्ट्रीय होने लगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब है एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करने लगा। अब उसमें समस्या ये आती थी कि मान लिया जाए कोई देश है जो कि एफपीएस पद्धति का इस्तेमाल कर रहा है, कोई देश है जो एमकेएस पद्धति का इस्तेमाल कर रहा है। हमने यहां से कुछ माप के भेजा किलोग्राम में ब्रिटेन, और ब्रिटेन वाले लोग उसे पाउंड में माप रहे हैं, तो इससे बड़ी समस्या आने लगी व्यापार में। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया और उसी संगठन ने एक मात्रक प्रणाली बनाई जिसे कि हम एसआई प्रणाली कहते हैं। इसमें देखने वाली बात यह है कि 2 नए टर्म्स का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, एक मूल मात्रक और दूसरा संपूरक मात्रक। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं भौतिक राशियां। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहली आधारी राशि या मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। इनके बारे में अब हम डिटेल से देखते हैं कि ये क्या होती है। आधारी राशियां वैसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, आधारी राशियां कहलाती है। इनकी संख्या 7 है। 6 पहले से थी और 1971 में ज्योति तीव्रता को शामिल किया गया। हम इन 7 को देख लेते हैं, उसके बाद इन्हें समझने में ज्यादा आसानी होगी। ये 7 हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ये इनके मात्रक और ये इनके संकेत। अब इस परिभाषा का तात्पर्य क्या है, ये क्या कहना चाहता है? ये सिर्फ इतना कहना चाहता है कि लंबाई, जैसे आपको अगर मान लिया जाए लंबाई मापना हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ लंबाई मापने की जो इकाई है उसकी ही आवश्यकता होगी। मतलब आप इसे सिर्फ फुट में माप सकते हैं, इसे आप सिर्फ एमकेएस पद्धति में अगर मापना चाहें तो इसे सिर्फ आप मीटर में माप सकते हैं, सीजीएस में मापना चाहे तो इसे आप सिर्फ सेंटीमीटर में माप सकते हैं, और अगर एसआई में मापना चाहें तो इसके लिए मीटर में माप सकते हैं। किसी दूसरे राशि के मात्रक की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। और सेम द्रव्यमान, समय और बाकी सभी आधारी राशियों के साथ भी होता है। इसीलिए इन्हें आधारी राशि कहते हैं, क्योंकि इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और दूसरी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। व्युत्पन्न राशि के साथ बात उल्टी हो जाती है। वैसी भौतिक राशियां जिन्हें आधारी राशियों की मदद से व्यक्त किया जाता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। उदाहरण, मान लिया जाए कि आपको चाल मापना है। चाल बराबर हम लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे
समय। इसका मतलब यह है कि चाल आप तभी माप सकते हैं जब आप एक बार दूरी मापेंगे, एक बार समय मापेंगे। दूरी मतलब एक तरह की लंबाई, और समय से आप परिचित हैं ही। इसका मतलब है कि चाल को मापने के लिए आपको एक बार लंबाई मापना होता है और एक बार समय मापना होता है, और ये दोनों की दोनों आधारी राशियां हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि चाल एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि इन्हें आधारी राशियों की मदद से व्यक्त किया गया है। आगे देखते हैं वेग। वेग क्या है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी एक तरह की लंबाई होती है। इसे हम आगे के अध्यायों में और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। उसके बाद त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग जो भी हो, ये क्या होगा? वेग अपने आप में एक व्युत्पन्न राशि है, और व्युत्पन्न राशि एक है, उसे उसमें हम समय से भाग देते हैं, तो त्वरण भी एक तरह की व्युत्पन्न राशि ही होगी। ये बात क्लियर है। अब हम देखते हैं संपूरक राशियां, क्योंकि 1960 के महासम्मेलन में 6 मूल मात्रकों और 2 संपूरक राशियों को भी जोड़ा गया था। तो ये संपूरक राशियां क्या है? संपूरक राशियां वैसी राशियां हैं जिन्हें ना तो आप आधारी कह सकते हैं और जिन्हें ना तो आप व्युत्पन्न कह सकते हैं। जैसे एक कोण, ये कोण जो कि स्क्रीन के समतल में है, इस कोण को मापने के लिए आपको किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे आप व्युत्पन्न राशि नहीं कह सकते। और आधारी राशि से आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसकी कोई विमा नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार घन कोण। अब ये घन कोण क्या होता है, इसे हम थोड़ा बेहतर ढंग से समझते हैं। इस चीज से आप लोग सभी के सभी परिचित होंगे। ये बिल्कुल जो आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा, ये कुछ ऐसा होता है। आप यहाँ देखेंगे कि ये एक ठोस है, लेकिन यहाँ आपको एक कोन बनता हुआ दिखाई देता है, जो कि 3D में है, 2D में नहीं है। लेकिन यहाँ आपको एक कोन बनता हुआ दिखाई देता है, और इसी तरह के कोन को हम घन कोन कहते हैं, जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, और इसे SD से सूचित करते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय संबंधों के बारे में देखते हैं, जो कि फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है। m पर पावर a गुना m पर पावर b बराबर m पर पावर a प्लस b। इसका क्या मतलब है? एक एग्जांपल से हम देखते हैं। मान लिया जाए कि 5 पर पावर 2 है गुना 5 की घात 3 है, तो ये बराबर हो जाएगा 5 की घात 2 जोड़ 3। मतलब कि आधार अगर एक रहे तो गुना में पावर जुट जाता है। आगे देखते हैं, यहां भी आधार एक है, लेकिन ये बटे में है। इसका मतलब है कि ये भाग में है, और जब ये भाग में है तो इसमें पावर घट गया है। तो सीधी सी बात है, जब आधार एक रहे तो भाग में पावर घटता है, जबकि गुना में पावर जुटता है। अब ये क्या है? m पर पावर a और उस पूरे पर पावर b बराबर m पर पावर a b। उदाहरण से इसे देखते हैं। 5 पर पावर 2 मान लिया हमने, उसके ऊपर पावर 3 मान लिया, तो ये हो जाएगा 5 पर पावर 2 गुना 3, मतलब 5 पर पावर 6, यानी 5 की घात 6। ये रूट x का क्या मतलब होता है? रूट x यहाँ अगर कुछ नहीं तो इसे 2 मानते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अगर इसे इस तरह से तोड़ा जाए कि गुना में इसके अंदर 2 टर्म आए, तो उसमें से आप एक को निकालते हैं और वही इसका आंसर होता है। जैसे मान लिया जाए हम लिखते हैं रूट 9, तो इसे हम फिर लिख सकते हैं 3 गुना 3, और यहां से आप एक 3 को निकालते हैं और यही आपका आंसर होता है। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं एक और तरीके से, इस तरह। अब आगे चलते हैं। जैसे हमने रूट x को लिखा x पर पावर 1/2, ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ हम 3 है तो इसे हम लिखते हैं x पर पावर 1/3। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ इसे इस प्रकार से तोड़ा जा सके, इसमें गुना में 3 टर्म आए, तो आप किसी एक को निकाल सकते हैं और वही उसका आंसर होगा। उदाहरण इसका लेते हैं। जैसे मान लिया जाए आप रूट 27 लेते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। जब मान लिया जाए यहाँ 2 था तो हमने लिखा x पर पावर 1/2। जब यहाँ 3 था तो हमने लिखा x पर पावर 1/3, और जब यहाँ n हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं इसे x पर पावर 1/n। इतनी बातें समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। ये एक नई चीज है जिसका जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये भौतिकी में। 1/x, इसे हम लिख सकते हैं x पर पावर -1। यहाँ अगर कुछ नहीं है तो इस पर पावर 1 है, और अगर आप इसे नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 1/√x, इसका क्या मतलब है? 1/x पर पावर 1/2। इसका मतलब है कि अगर आप इस x को ऊपर ले जाएं तो इसका ये प्लस का घात जो है वो माइनस में हो जाएगा।
x की घात -1/2। और फिर इसी तरह अगर हम 1/x पर पावर n करें तो ये हो जाएगा ऊपर जाके x पर पावर -n। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब कुछ मानक एसआई उपसर्ग, इनके बारे में देखना बहुत जरूरी है। रेलवे के पिछले एग्जाम में इससे सीधे सीधे भी प्रश्न उठाकर पूछे गए हैं और बहुत अधिक प्रश्न बनने की संभावना भी इसमें है, तो इसे देख लेते हैं। ये याद होना आपको बहुत जरूरी है। अब ये क्या है, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो और जो भी है आप इसे देख सकते हैं। आपके पास जितने भी मात्रक हैं जैसे कि मीटर है, ग्राम है, एम्पियर है, इन सब के आगे आप इस प्रीफिक्स को लगाकर, इन उपसर्गों को लगाकर आप इसे छोटा या बड़ा मात्रक, छोटे और बड़े मात्रक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने लिखा एटोमीटर, एक एटोमीटर, तो ये बराबर होता है कितना, 1 मीटर को अगर आप 10 पर पावर 18 से भाग दें तो जितनी लंबाई होती है उसे ही कहते हैं हम एक एटोमीटर। और इसी तरह से बाकी आप सबके साथ देख सकते हैं। आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनसे परिचित पहले भी होंगे। और यहाँ एक किलो है, किलोमीटर हो सकता है। मेगा आपने मीटर देखा हो ना देखा हो, पर आपने मेगाबाइट माने एमबी जरूर देखा होगा। गीगाबाइट, जीबी आपने जरूर देखा होगा। इससे एक और तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना अक्सर होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर डैश मिलीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ देख लेते हैं 10 की पावर 2, और मिलीमीटर कहाँ है, 10 की पावर 3। तो हमें इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर को हम इधर ले आते हैं। क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सेंटीमीटर, नीचे हो जाएगा मिलीमीटर। अब सेंटीमीटर कितना है, 10 का पावर -2 और 10 का पावर -3। इसे हम ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि इसकी घात माइनस में है तो ऊपर जाकर ये प्लस में हो जाएगा। 10 का घात 3 और आधार दोनों का 1 है तो गुना में पावर जुटेगा। -2 + 3 बराबर 10, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। और इसी तरह से आप सेंटीग्राम हो, जो भी हो, उसे आप निकाल सकते हैं। तो हम अब आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है विमाएं निकालना। विमाओं से सीधे सीधे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। विमाएं क्या होती हैं, और स्टूडेंट्स को इसे समझने में भी बहुत परेशानी होती है। तो इसे हम देखते हैं कि ये विमाएं क्या होती हैं। किसी भी व्युत्पन्न राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती है, उन्हें उस व्युत्पन्न राशि की विमा कहते हैं। अब ये घातें हम क्यों चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं, इसे हम एक आसान से परिभाषा से, आसान से डेफिनेशन से देखते हैं। किसी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए विभिन्न मूल मात्रकों को जितनी बार मापने की आवश्यकता होती है, उसे ही उस व्युत्पन्न राशि की विमा कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आधारी राशियां, कुछ आधारी राशियां जिनकी आवश्यकता हमें पड़ने वाली है विमाएं निकालते वक्त, उनकी विमा क्या होती है। द्रव्यमान का m, लंबाई का l, समय का t, विद्युत धारा का a और ताप का थीटा। विमाओं को निकालने के लिए इन्हें हम बड़ी ब्रैकेट में बंद करते हैं और इन्हीं की मदद से अब हम अन्य व्युत्पन्न राशियों की विमा निकालना सीखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल इस तरह का एक आकार है। मान लिया जाए कि एक मैदान है, इसका हमने आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा, या इसके क्षेत्रफल के लिए आपको विमा निकालना है। तो इसमें क्या है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। इसके क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार इसकी लंबाई मापनी होगी और एक बार इसकी चौड़ाई मापनी होगी। और ये लंबाई और चौड़ाई दोनों ही एक तरह की लंबाई है, तो हमने यहाँ लिखा L गुना L स्क्वायर, और ज्यादा बेहतर ढंग से इसे इस तीनों के फॉर्म में लिखा जाता है M0, L2 और T0, और इसे ही हम क्षेत्रफल की विमा कहते हैं। आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स करते जाएंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस बनाते जाएंगे, ये चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। आयतन, आयतन में क्या होता है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। इसमें लंबाई को ही 3 बार मापने की आवश्यकता होती है, तब जाकर हम आयतन निकाल सकते हैं। और ये तीनों ही एक तरह की लंबाई है, L L L, तो ये LQ हो जाएगा। और ज्यादा बृहत रूप में इसे लिखें तो M पर 0, L3 और T0 हो जाएगा। और उदाहरण हम देखते हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को आप खुद से बनाने की कोशिश करें। घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर हम जानते हैं कि द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व की विमा क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की विमा क्या है, M
बटे आयतन की विमा। आयतन की विमा क्या है, हमने अभी तुरंत देखा है, L और पावर 3। इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ML माइनस 3। इसे हम लिख सकते हैं ML माइनस 3 T0, और यही हो जाएगी हमारे घनत्व की विमा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी एक तरह की लंबाई है, समय की विमा T। इसे हम ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा ये LT माइनस 1। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी एक तरह की लंबाई है, और समय के लिए विमा हम T लिखते हैं, तो इसकी विमा भी LT माइनस 1 हो जाएगी। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण की विमा क्या हो जाएगी, वेग में परिवर्तन की विमा और समय। तो वेग में परिवर्तन की विमा मतलब वेग की विमा। वेग की विमा क्या है, LT माइनस 1, और समय की विमा T। इसे हम ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा LT माइनस का 2, और इसे लिखें तो हम लिख सकते हैं M0 LT माइनस 2, और यही त्वरण की विमा हो जाएगी। हम आगे के अध्यायों में जितनी भी भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे, उसी वक्त उसकी विमा निकालते हुए चलेंगे, तब ये चीजें और भी ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आती चली जाएंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विमाओं के उपयोग के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन रेलवे ग्रुप डी के लिहाज से विमाओं के उपयोग की जानकारी होना जरूरी नहीं है। इससे ना तो अभी तक किसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और ना ही पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए हम इसे छोड़कर चल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो लेक्चर सीरीज है ये रेलवे ग्रुप डी के को ध्यान में रख के बनाया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक इन्हें जरूर शेयर करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। और फाइनली, अगर आप अपने इस दोस्त के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।